स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और फॉर्मर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो पेंशन पाते हैं उनके सैलरीज और पेंशन तो बढ़ने वाले हैं, पर क्यों बढ़ने वाले हैं और कितने बढ़ने वाले हैं ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे आज के दिन हम 8th पे कमीशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जल्द ही आने वाला है नया साल, दैट इज फ्रॉम 1st जनवरी 2026 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और फॉर्मर एम्प्लॉइज के पेंशन्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशन इस दिन से इफेक्ट में आने वाले हैं। और इसी वजह से क्या होता है पे कमीशन, कैसे बढ़ती है सैलरी और कितनी बढ़ने वाली है सैलरी, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये जो नोट्स मैं यूज करता हूं सेशन में, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ATS लाइव। इस टेलीग्राम चैनल पे जाएं, अब नोट्स डाउनलोड करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पे कमीशन करता क्या है इंडिया में। हर 10 साल के अंदर ऑलमोस्ट 10 years सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन को एस्टैब्लिश करता है और पे कमीशन का काम है टू सजेस्ट चेंजेस इन सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अदर बेनिफिट्स माने अलाउंसेस और पेंशन जो कि फॉर्मर एम्प्लॉइज को दिया जाता है। आजादी के बाद से फ्रॉम 1947 अब तक 7 पे कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था और इस साल जनवरी में गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया 8th सेंट्रल पे कमीशन, राइट। और 8th सेंट्रल पे कमीशन जिसका डिसीजन 1st जनवरी 2026 से सैलरीज में रिवाइज होगा। अब इस 8th सेंट्रल पे कमीशन की हेड हैं फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज रंजना प्रकाश देसाई, जो अभी प्रेजेंटली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भी चेयरपर्सन है। इनके साथ साथ एक IIM बैंगलोर के प्रोफेसर है पुलक घोष, उनको मेंबर बनाया गया है पार्ट टाइम 8th सेंट्रल पे कमीशन का, और फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होंगे पेट्रोलियम सेक्रेटरी मिस्टर पंकज जैन। तो इनको मिला के बनता है 8th सेंट्रल पे कमीशन। अब 8th सेंट्रल पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी मैंडेट गवर्नमेंट ने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर डिसाइड किया और उसको 18 महीने का टाइम दिया अप टिल अप्रैल ऑफ 2027, जब को जाके वो अपने रिकमेंडेशन सरकार को देंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे कमीशन की। अब पे कमीशन का काम है सैलरीज और पेंशन्स को रिवाइज करना, पर यह करते समय पे कमीशन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है देश की आर्थिक स्थिति। अब देश की आर्थिक स्थिति कैसे रेगुलेट करनी चाहिए कि सैलरी हाइक के बाद गवर्नमेंट के फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा ना बढ़े, इसका दारोमदार है 8th सेंट्रल पे कमीशन। आपको समझना पड़ेगा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है जिसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जिसमें डेवलपमेंटल स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में जो भी स्पेंडिंग होती है, इन सबको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ज्यादा होना देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। वहीं साथ साथ गवर्नमेंट के कुछ ऐसी स्पेंडिंग होती है जो रोजमर्रा गवर्नमेंट को चलाने में काम आती है, उसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में एम्प्लॉइज की सैलरीज, फॉर्मर एम्प्लॉइज के पेंशन्स तो इंक्लूडेड हैं ही, साथ साथ वेलफेयर स्कीम्स पे स्पेंडिंग और सब्सिडीज जो फार्मर्स, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम पे दिए जाते हैं, ये सारे आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर। अब आपको समझना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट सैलरीज और पेंशन पे अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो बाकी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं जैसे वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडीज पे एक्सपेंडिचर या फिर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर, ये कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। तो पे कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि सैलरीज और पेंशन तो रिवाइज करना, पर यह भी इंश्योर करना कि जो बाकी अदर एक्सपेंडिचर ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के, वो कहीं ना कहीं सफर ना हो सके, राइट। दूसरा ऑब्लिगेशन है सेंट्रल पे कमीशन का, वो ऐसे डिसाइड करना ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी अपने
एम्प्लॉयज की सैलरीज और पेंशन सेंट्रल पे कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से रिवाइज करती हैं। जरूरी नहीं वो हर एक एस्पेक्ट फॉलो करें, पर वो कंसिडर करते हैं सेंट्रल पे कमीशन के रिकमेंडेशन, और कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज और पेंशंस भी मॉडिफाई करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल पे कमीशन को यह भी कंसिडर करना पड़ेगा। सिमिलरली जो अलग संस्था हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज या प्राइवेट सेक्टर्स, उनमें कितनी सैलरी दी जा रही है, उनमें कितना हाइक दिया जाता है, यह भी कंसिडर करता है सेंट्रल पे कमीशन, ताकि एक लेवल की पैरिटी इंश्योर की जाए गवर्नमेंट सर्विसेज में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू के सर्विसेज में और प्राइवेट सेक्टर में। और यह ना हो जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज की सैलरी और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी ज्यादा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी कम है, राइट। तो ये सारे कंडीशंस और ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं सेंट्रल पे कमीशन द्वारा बिफोर गिविंग द रिकमेंडेशन। पर इस साल कुछ अलग किया गया है सेंट्रल पे कमीशन में, वो है सेंट्रल पे कमीशन ये भी कंसिडर करेगा जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उन पे बर्डन कितना है। आपको समझना पड़ेगा, रिसेंटली कई स्टेट्स में ऐसे डिमांड आए गए कि सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लानी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जो 1 जनवरी 2004 से पहले हायर हुए एम्प्लॉयज पे लागू होती है, इसमें गवर्नमेंट एक अश्योर्ड पेंशन इंश्योर करता था अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज को। पर इस अश्योर्ड पेंशन को देने के लिए यह देखा गया कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया, और इस फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 2004 में लेके आई न्यू पेंशन स्कीम, जो एप्लीकेबल है गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयज के लिए जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सर्विसेज में हायर हुए हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ने यह इंश्योर किया कि जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन की तरफ वो गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी दोनों मिलके दे, ताकि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाए। पर इसमें एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट था, जो पेंशन आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद वो फिक्स पेंशन नहीं होगा, अनलाइक द ओल्ड पेंशन स्कीम। रादर ये जो बेनिफिट्स होंगे ये मार्केट लिंक्ड होंगे। तो इनमें कई केसेस में ये देखा गया कि जो गवर्नमेंट फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स हैं, पेंशन्स हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू ओपीएस। इसीलिए कई सारे स्टेट्स में, खासतौर पे हिमाचल प्रदेश में, ये डिमांड आया गया कि सरकार को वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम चलानी चाहिए, ना कि न्यू पेंशन स्कीम। अब इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस के बेस्ट एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके एक नई पेंशन स्कीम बनाता है, जहां आपको मिलता है अश्योर्ड पेंशन, और जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों सरकार और बेनिफिशियरी के द्वारा किया जाएगा। दैट इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और यूपीएस ये अश्योर करता है कि अगर आप 10 साल तक सर्विस करते हैं तो आपको मिनिमम पेंशन 10,000 तो मिलेगा ही, और एक फिक्स पेंशन मिलेगा अगर आप 25 साल या उससे ज्यादा सर्व करते हैं गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में। तो ये सारे फैक्टर्स, जो टोटल बर्डन है गवर्नमेंट का ऑन पेंशंस फ्रॉम ओपीएस, फ्रॉम एनपीएस, फ्रॉम यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये भी कंसिडर करना होगा सेंट्रल पे कमीशन को बिफोर दे गिव रिकमेंडेशन। अब चलिए समझते हैं कि टाइमलाइन क्या होंगे रिकमेंडेशंस के लिए। आपको समझना पड़ेगा ये जो पे कमीशन है ये रिकमेंडेशन देगा 2027 के अप्रैल मंथ में, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सैलरीज हाइक होके आएगी अप्रैल 2027 और उसके मंथ के बाद। रादर जो ड्यू डेट है 8 सेंट्रल पे कमीशन का वो फिक्स किया गया है 1 जनवरी 2026। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्रैल 2027 में जो रिकमेंडेशंस मिलेगी तो आपको सैलरी हाइक जनवरी 1 2026 से कैसे मिलेगा? बहुत सही सवाल है। आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके सैलरीज आएंगे आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन वो बढ़कर आएंगे, पर जो बैक डेटेड सैलरीज है फ्रॉम जनवरी 1 टू से अप्रैल 2027 ये आपको मिलेगा इन फॉर्म ऑफ अरियर्स, राइट। बहुत सिंपल सवाल है। अगर आपकी प्रेजेंट सैलरी 1 लाख पर मंथ है और सेंट्रल पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी रिवाइज होकर 1.2 लाख पर मंथ आ जाती है, तो जो मंथली डिफरेंस है 20,000 रुपीज का वो आपको वन टाइम मिलेगा हर मंथ के लिए इन फॉर्म ऑफ अरियर। इसको कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ सेंट्रल पे कमीशन। पर आपको यह समझना पड़ेगा सैलरी और पेंशन ही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपको अरियर्स के फॉर्म में मिलेगा। वहीं अलाउंसेस की बात की जाए तो अलाउंसेस आपको प्रोस्पेक्टिव टर्म्स में मिलेगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब एप्लीकेशन जो है इनका अनाउंसमेंट डेट या उसके बाद से होगा।
वंस अगेन सैलरीज और पेंशन्स आपको मिलेगी आफ्टर द रिकमेंडेशन, बट ये रेट्रोस्पेक्टिव से मिलेगी। तो जो आपकी इंक्रीज हुई है सैलरी वो आपको सब मिला के वन टाइम फॉर्म ऑफ पेमेंट मिलेगा इन फॉर्म ऑफ अरियर्स, बट आपके अलाउंसेस जो हैं वो रिवाइज होंगे अनाउंसमेंट डेट के बाद, यानी अप्रैल 2027 उसके बाद। तो जैसा कि मैंने बताया हर पे कमीशन का होता है एक फिक्स्ड ड्यू डेट, और ड्यू डेट जो फिक्स किया गया है 8 सेंट्रल पे कमीशन का वो है 1 जनवरी 2026, और रिकमेंडेशंस इसकी आएंगी नॉट बिफोर अप्रैल 2027। बट जैसे ही रिकमेंडेशन आएगी अप्रैल 2027 में, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सैलरी अप्रैल 2027 के बाद से ही बढ़ती हुई मिल जाएगी। इसके कुछ सेट प्रोसीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही सेंट्रल पे कमीशन ने अपना रिपोर्ट सरकार को दिया, सरकार पहले इसको रिव्यू करेगी और कैबिनेट को भेजेगी उसके अप्रूवल के बाद। जैसे ही कैबिनेट अपना अप्रूवल देता है तो एक रिवाइज्ड पे ऑर्डर इशू किया जाएगा गवर्नमेंट के साथ साथ, और फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने बजट में एडजस्टमेंट करेगी सो दैट द पेमेंट कैन बी मेड टू द एम्प्लॉइज। और इस प्रोसीजर के कंप्लीट होने के बाद आपको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी पिछले महीने से फ्रॉम 1 जनवरी 2026 इन फॉर्म ऑफ अरियर्स, और इस डेट ऑफ अनाउंसमेंट के बाद से आपको अलाउंसेस बढ़ते हुए मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज के सेशन का, आपकी सैलरी हाइक तो होगी पर कितनी हाइक होगी ये आप सब सोच रहे होंगे। वेल, हाइक कितनी होगी इसको समझने से पहले आपको एक फिटमेंट फैक्टर समझना बहुत जरूरी है। ये फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाता है सेंट्रल पे कमीशन द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे फिटमेंट फैक्टर है क्या? ये फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है जिसको कमीशन यूज करता है आपकी बेसिक पे को रिवाइज करने के लिए, आपकी कंप्लीट सैलरी को नहीं, आपकी बेसिक पे को रिवाइज करने के लिए। तो जो आपकी करंट बेसिक पे है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर जो 1 से ज्यादा होगा, और ये आपकी रिवाइज बेसिक पे को बताएगा। और 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड करने से पहले कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कुछ साल में हुआ इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अब फॉर एग्जाम्पल, जो पिछला पे कमीशन था 7th पे कमीशन, उसने सेट किया था फिटमेंट फैक्टर 2.57%, राइट। तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर का क्या मतलब है? क्या आपकी सैलरी 2.57 टाइम्स बढ़ रही है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये फिटमेंट फैक्टर टोटल सैलरी पर डिपेंड नहीं करता है, ये बस आपकी बेस पे यानी बेसिक पे को रिवाइज करने के लिए यूज किया जाता है। और इसी वजह से जो 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद जो एवरेज हाइक हुई थी सैलरी में वो 2.57 टाइम्स नहीं, वो बल्कि 23.55% सैलरी हाइक हुई थी, राइट। सो दिस वाज दी सैलरी हाइक अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। अब 8th पे कमीशन के सामने है वो कितना फिटमेंट फैक्टर बनाता है टू रिवाइज दी सैलरी। एक्सपर्ट्स ने बोला है कि 8th पे कमीशन 3 टाइप के फिटमेंट फैक्टर्स पे कंसिडर कर रहा है, कम यानी 1.92, मॉडरेट यानी 2.15, और ऑप्टिमिस्टिक जो शायद सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर हो सकता है दैट इज 2.57%। अब आपको समझना पड़ेगा फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा आपकी सैलरी उतना ज्यादा इंक्रीज होगी, और ये एक्सपेक्टेशन है ऑन एन एवरेज कि 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस आने के बाद आपकी सैलरी 20 से 25% यानी 20 to 25% एवरेज सैलरी हाइक आपको मिल सकती है। अंडरस्टूड? तो ये सारा क्रक्स था आज के डिस्कशन का। टू कंक्लूड, जो फाइनेंस पे कमीशन है वो डिटरमाइन करता है रिवीजन ऑफ सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। कैसे डिटरमाइन करता है? बाय फिक्सिंग अ फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? आपकी टोटल सैलरी हाइक नहीं बताता है, वो आपकी बेसिक सैलरी हाइक को रिवाइज करने के लिए यूज किया जाता है। और ये एक्सपेक्टेशन है जितना हायर फिटमेंट फैक्टर पे कमीशन बताएगा उतनी ज्यादा आपकी सैलरी रिवाइज होगी, और ये एक्सपेक्टेशन है कि आपकी सैलरी 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशन आने के बाद 20 से 25% बढ़ सकती है। तो यानी आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपको 1,20,000 से 1,25,000 के बीच में सैलरी 8th पे कमीशन के बाद मिलेगी। अंडरस्टूड? तो यही क्रक्स था आज के डिस्कशन के लिए। एक मैंने क्वेश्चन क्यूरेट किया है यूपीएससी पैटर्न के लिए, पर उस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी हम प्रोसेस में हैं एडमिशन लेने के लिए ऑनर रेजोल्यूशन प्लस बैचेस। रेजोल्यूशन प्लस बैचेस फाउंडेशन बैचेस होते हैं जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स डीपली कवर करते हैं। आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है ताकि आप अपने डाउट सॉल्व कर पाए, और आपको भी मिलता है प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज जहां आप अपनी लर्निंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं मच बिफोर द एग्जाम डेट, राइट। अब इनको एडमिशन लेने के लिए अप टिल 31st of December अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलेगा 50% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज और विद डबल वैलिडिटी।
और इसके साथ साथ और डिस्काउंट्स पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं ATS लाइव कोड। इस कोड को आप पेमेंट करने से पहले अप्लाई करें, आपको मिलेगा और भी ज्यादा डिस्काउंट, राइट। अब ये क्वेश्चन है जो मैंने क्यूरेट किया है यूपीएससी पैटर्न पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पे कमीशंस इन इंडिया। आप सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और जो भी ये वीडियो देख रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में, आप अपनी सैलरी हाइक कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ATS लाइव। विद दिस आई टेक योर परमिशन, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम फिर मिलते हैं नए साल, नए रिगर, नए जोश के साथ। हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।